हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वर्धन मित्तल यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर क्लास 10th। ओके, तो मेरा किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे इंडिकेटर, उसके बाद जाएंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पे। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि एक सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर और एक नेचुरल इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर वो होते हैं जो कि हम फैक्ट्रीज या लैबोरेटरी में बनाते हैं, और दूसरे इंडिकेटर होते हैं नेचुरल इंडिकेटर। वो हम नेचुरली हम एनवायरनमेंट से ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब नेचर से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर और दूसरा होता है नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर में हम पढ़ेंगे, एक तो लिटमस हो गया अपना, और दूसरा होगा अपना टर्मरिक, जिसको हम प्यार से हल्दी कहते हैं। ठीक है, और सिंथेटिक इंडिकेटर में आ गया अपना फिनोक्सिलिन, और एक और आ गया मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं लिटमस की। लिटमस जो होता है उसका ओरिजिनल कलर होता है पर्पल। पर्पल कलर का ये पाया जाता है नेचर में। ठीक है, हम बेसिकली इसको दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या तो इसको हम पेपर बना के यूज़ कर सकते हैं या फिर हम इसका सॉल्यूशन बना के यूज़ कर सकते हैं। और ये हम एक्सट्रैक्ट करते हैं लाइचेन। लाइचेन एक प्लांट होता है, उससे हम इसको ऑब्टेन करते हैं। तो लिटमस जो होता है हम उसको बेसिकली जनरली पेपर बना के यूज़ करते हैं, तो हम उसको नाम देते हैं लिटमस पेपर। ठीक है, जब हम इसमें हमारे पास दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, एक होता है रेड लिटमस पेपर और एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, तो रेड लिटमस पेपर होता है, हम उसको चेक करते हैं वेदर सब्सटेंस इज बेसिक और नॉट, और ब्लू लिटमस पेपर से हम चेक करते हैं कि वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और नॉट। ठीक है, लिटमस पे कलर रेड टू ब्लू चेंज हो रहा है, रेड टू ब्लू, तो हम क्या कहेंगे, वो बेसिक है, इट इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, और अगर ब्लू टू रेड हो रहा है लिटमस का कलर चेंज, तो हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस एसिडिक है, इट विल बी एसिडिक। अब आप सोचोगे कि न्यूट्रल सब्सटेंस का क्या कलर होगा। न्यूट्रल में आप चाहे तो रेड लिटमस पेपर ले लो या ब्लू लिटमस पेपर ले लो, उनका कलर चेंज होगा ही नहीं, मतलब रेड का रेड ही रहेगा, ब्लू का ब्लू रहेगा। ठीक है, तो अब अपना अगले पे आते हैं। अगला है अपना टर्मरिक। ठीक है, टर्मरिक 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 हल्दी होती है, इसका ओरिजिनल कलर होता है येलो, हम सभी को पता है येलो। तो जब हम इसको बेस में लेते हैं ना, तो इसका कलर हो जाता है रेड ब्राउन, रेडिश ब्राउन। जब हम इसको बेस में लेते हैं तो कलर क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन। और अगर हम इसको एसिडिक में लेंगे तो ये कलर चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए आपने जरूरी देखा होगा, जब आपकी शर्ट पे टर्मरिक के दाग है, येलो कलर का दाग पड़ जाता है सब्जी का, करी का, तो जब आप उसको सॉप सॉप से रब करते हो तो उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है, और जब आप उसको पानी से अच्छे से धो लेते हो तो फिर वो येलो कलर का हो जाता है। अब जब हमने इसको पानी से धोया तो येलो कलर का क्यों हुआ, क्योंकि जब हमने उससे पानी से धोया तो साबुन का जो सॉल्यूशन था ना वो हट गया। जो सॉप सॉल्यूशन होता है वो बेसिक होता है नेचर में, इसलिए वो रेडिश ब्राउन देता है कलर हल्दी के साथ। ठीक है, और जब हम इसको पानी से धोते हैं तो वो सॉप सॉल्यूशन हट जाता है और कलर येलो में टर्न हो जाता है, रेडिश ब्राउन से येलो में टर्न हो जाता है। तो ये तो हो गया टर्मरिक की कहानी। अब बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स की, जिसका पहला आता है फिनोक्सिलिन। यहाँ पे डालता हूँ फटाफट। फिनोक्सिलिन फिनोक्सिलिन का नेचुरल कलर होता है कलरलेस, मतलब उसके पास कोई भी कलर होता ही नहीं है, वो पानी की तरह का सॉल्यूशन होता है। जो एसिडिक में कलर देता है कलरलेस, मतलब कलर चेंज नहीं करता है एसिडिक में, पर बेसिक में वो कलर चेंज कर लेता है अपना, और पिंक टर्न हो जाता है। कौन सा कलर बच्चों, पिंक कलर। ठीक है, और अब बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की। इसका जैसे कि ये नाम से सजेस्ट कर रहा है, इसका ओरिजिनल कलर होता है ऑरेंज, और जब हम इसको बेसिक में लेते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में लेते हैं, तो इसका कलर हो जाता है येलो, मतलब ये पीला कलर देता है बेसिक सॉल्यूशन में। और वैसे ही अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन की बात करें तो ये कलर टर्न करेगा रेड में। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक सॉल्यूशन में रेड में टर्न करता है, और लिटमस भी रेड में टर्न करता है। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना मिथाइल ऑरेंज और लिटमस में। तो अब हम बात करते हैं अपना अगला टॉपिक, जो कि है एसिड।
एसिड से पहले चलो हम एक और इंडिकेटर पढ़ लेते हैं जो कि बुक में दे रखा है, जिसका नाम है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री OL, ठीक है, ए एल एल वाला ऑल नहीं, OL वाला ऑल। तो ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है स्मेल। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, तो ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है स्मेल या ऑर्डर बोल सकते हो आप। तो ये क्या होते हैं, ये ऐसे इंडिकेटर होते हैं जब हम इनको बेसिक या एसिडिक सॉल्यूशन में लेते हैं तो उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। तो इसके 3 एग्जांपल हैं, ठीक है, 3 तरह के वो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होते हैं। पहला होता है अपना ऑनियन, प्याज। अगला होता है वनीला एसेंस, और एक और होता है जिसका नाम होता है क्लोव, ठीक है। ऑनियन को जब आप एसिड में लोगे ना तो एसिड में क्या होगी, उसकी स्मेल और थोड़ी तेज हो जाएगी। ऑनियन की स्मेल होती है ना तो वो थोड़ी और बढ़ जाएगी या फिर वैसी की वैसी ही रहेगी। पर अगर आप उसको बेसिक सॉल्यूशन में लोगे, बेसिक सॉल्यूशन में अगर आप ऑनियन को लोगे तो जो ऑनियन की स्मेल है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मतलब उसमें फिर कोई स्मेल आएगी नहीं। अगर आपने जैसे कि मान लो आप इस एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हो, ऑनियन लीजिए, उस पर साबुन थोड़ा सा रगड़ लीजिए, फिर उसको स्मेल कीजिए, आपको लगेगा कि उसमें से कोई स्मेल नहीं आ रही है। तो वही इसकी प्रॉपर्टी है, ये बेसिक सॉल्यूशन के साथ जब मिलता है ना तो अपनी स्मेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। सेम इन दोनों का भी वैसा ही है। अगर एसिडिक में इनकी स्मेल थोड़ी तेज हो जाती है और बेसिक में इनकी स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाती है। सेम बेसिक में इनकी स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसमें भी बेसिक में इसकी स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये तो था ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अब हम बात करेंगे एसिड्स की। तो एसिड्स पे आ जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं एसिड्स। एसिड्स की डेफिनेशन 2 टाइप की बनती है, एक होती है प्रिमिटिव डेफिनेशन और एक होती है एडवांस लेवल की डेफिनेशन। तो पहले हम प्रिमिटिव देख लेते हैं, ठीक है, वो हमने 8th या 7th क्लास में पढ़ी होगी। दो सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट आर कॉल्ड एसिड। तो एसिड की पहली प्रॉपर्टी हो तो हमें पता लगे कि वो खट्टे होते हैं, मतलब सोर होते हैं। एसिड का बेस्ट एग्जांपल है लेमन, जो कि सोर है, आपने देखा होगा, ठीक है, टेस्ट किया होगा। और अब एडवांस बात करते हैं, एडवांस डेफिनेशन एसिड की, ठीक है। तो एडवांस डेफिनेशन कहती है दो सब्सटेंस which dissociate into H+ ion in their aqueous solution are called acids। मतलब अगर आप इनको एक्वस सॉल्यूशन लोगे, इनका मतलब पानी में मिक्स करोगे एसिड को, तो वो H+ आयन फॉर्म करेंगे। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने HCl लिया पानी में, एक्वस सॉल्यूशन लिया HCl का, तो वो पानी में 2 आयन्स बनाएगा, एक तो H+ आयन बनाएगा और एक Cl- आयन बनाएगा, ठीक है। आई थिंक इससे आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकेंड प्रॉपर्टी में, एसिड dissociates into H+ ion in their aqueous solution, ठीक है, H+ लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। तो अब जो ये होता है ना, ये H+ आयन, ये अनस्टेबल होता है बहुत, मतलब बहुत ही अनस्टेबल होता है, और ये पानी के साथ घुल मिल के हाइड्रोनियम आयन बना देता है H3O+। तो इसका भी मैं आपको एक्सपेरिमेंट वो रिएक्शन दिखा देता हूँ। H+ + H2O gives us H3O+, मतलब हाइड्रोनियम आयन। तो ये क्या होगा, H+ आयन पानी के साथ मिल जाएगा और मिलके बना देगा हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो मतलब अगर आपको कहीं पे भी ऐसा दिया रखे H+ एक्वस, ऐसे AQ लिखा हो अंदर, और या फिर H3O+ ऐसे लिखा हो, तो इन दोनों का मतलब ना सेम होता है। इससे कंफ्यूज मत होना कभी भी। ऐसे क्वेश्चन कभी कभार NTSC में दे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। तो हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं एसिड की। तो ये तो 2 प्रॉपर्टी मेन प्रॉपर्टी है इसकी। अब अगली प्रॉपर्टी, एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब वो अपने से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों करते हैं, क्योंकि वो उनकी जब वो पानी में मिक्स होते हैं ना। हाँ, एक और बात, एसिड्स जो हैं वो सिर्फ अपने एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। अगर आप एकदम ओरिजिनल एसिड लोगे बिना उसको पानी में डिसॉल्व किए, तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेंगे। तो वो हम देखेंगे बाद में क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों करते हैं। क्योंकि जब हम उनको पानी में लेते हैं तो वो H+ आयन बनाते हैं, और हमें पता है जितने भी आयनिक कंपाउंड है सब इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। तो इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, क्योंकि वो H+ आयन बनाते हैं उनके एक्वस सॉल्यूशन में। तो अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। चलो, प्रॉपर्टी तो बहुत हो गई, अब हम बात करते हैं रिएक्शंस की। एसिड काफ़ी चीज़ों के साथ रिएक्ट करता है और काफ़ी सारी चीज़ें बनाता है।
तो अभी हम वो देखेंगे। तो उससे पहले एक और प्रॉपर्टी मुझे ध्यान में आ गई कि एसिड जो होते हैं वो करोसिव होते हैं नेचर में, करोसिव, ठीक है। मतलब जैसे कि HCl है, HCl को से गलती से आपकी एक भी बूंद हाथ पे गिर गई ना तो आपका हाथ पूरा मतलब जल जाएगा। ये बहुत ही कंसनट्रेटेड एसिड होता है। एसिड का पीएच मैं आपको बता देता हूँ, एसिड का पीएच होता है 6। वैसे तो 6 जनरली हम मानते हैं 0 to 6 होता है इनका पीएच, पर आप देखा जाए तो कहा जाता है दे आर बिलो, देयर पीएच इज बिलो 7। तो बिलो 7 में 7.999 कितना भी आप ले लो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर जनरली हम इनको ऐसे ही बोलते हैं कि इनका पीएच 0 to 6 के बीच में लाई करता है। ओके, 0 to 6 इनका पीएच होता है। पीएच का मतलब है पोटेंस हाइड्रोजन आयन, तो वो हम बाद में लिखेंगे। तो अब रिएक्शन देखते हैं। तो पहले तो हम एसिड को रिएक्ट करवाएंगे अपने मेटल के साथ, कोई भी मेटल लीजिए उसको हम रिएक्ट करवाएंगे एसिड के साथ मेटल। तो वो क्या करेगा, एक तो सॉल्ट फॉर्म करेगा और दूसरा हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। तो ये जो सिंबल होता है ना, ये गैसेस के लिए यूज होता है। जो चीज़ रिलीज हो जाती है उसको हम एरो मार्क से डिनोट करते हैं। हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और सॉल्ट रिलीज करेगा जब एसिड और मेटल आपस में रिएक्ट करेंगे। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमने लिया H2SO4 ले लिया, उसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं अपने जिंक के साथ, जिंक मेटल के साथ। तो क्या फॉर्म करेगा वो, ZnSO4 फॉर्म करेगा और साथ में हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, ये तो बहुत ईजी टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अब हम अपनी अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो एसिड है ना, वो रिएक्ट करते हैं मेटल, ध्यान सुनना, मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, या आप इसको बाई कार्बोनेट भी बोल सकते हो, टू फॉर्म सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और साथ में थोड़ा सा वाटर। तो ये है एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट CO2 एंड H2O वाटर। ठीक है, तो आप देखते हैं इसका एग्जांपल। तो एग्जांपल में हम लेते हैं अपना एसिड HCl लेते हैं, इसको हम रिएक्ट करवाते हैं, किसके साथ करवाएं, NaCO3 के साथ करवा देते हैं, Na2CO3। ठीक है, तो अपना क्या बनेगा, पहले तो अपना बनेगा सॉल्ट, NaCl सॉल्ट बन गया, साथ में बनेगा CO2 और थोड़ी सी H2O वाटर। तो ये अभी जो इक्वेशन ये बैलेंस नहीं है, आप खुद बैलेंस कर दीजिए। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी फर्स्ट चैप्टर की अच्छे से। और वैसे ही हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी, हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी आपको एग्जांपल दे दूं, चलो दे देता हूँ एग्जांपल। ये हाइड्रोजन कार्बोनेट का देता हूँ, HCl प्लस NaHCO3 टू फॉर्म NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, सेम वही प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। और इस बार मैंने हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया, इसको हम बाई कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी रिएक्शन खत्म हो गई, एक और रिएक्शन है वो भी देख लेते हैं। अगली रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें हम रिएक्ट करवाते हैं एसिड को बेस के साथ, जो कि फॉर्म करती है सॉल्ट को, और साथ में थोड़ा सा पानी H2O। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का बहुत ही यूज है हमारे पूरे एनवायरनमेंट में या फिर हमारी खुद की बॉडी में भी, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम जब हमें एसिडिटी हो जाती है तब भी हम यूज़ करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैं अपना एसिड ले लेता हूँ, HCl ले लेता हूँ, साथ में मैं बेस ले लेता हूँ NaOH। तो ये फॉर्म करेगा अपना सॉल्ट, सॉल्ट कौन सा फॉर्म करेगा, NaCl और साथ में पानी। ठीक है, तो ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन का एग्जांपल। तो अब हम एक और लास्ट बचा, उसको भी डिस्कस करके खत्म करते हैं। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट प्लस H2O।
अब देखो इधर भी प्रोडक्ट में सॉल्ट और H2O बन रहा है, यहाँ पे भी सॉल्ट और H2O बन रहा है प्रोडक्ट में। तो ये दोनों जो रिएक्शन है ना, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों है? यहाँ पे तो बेस है और यहाँ पे अपना मेटल ऑक्साइड है। तो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, वो बेसिक ही होती है जनरली नेचर में, ठीक है। मतलब यहाँ पे जैसे कि एसिडिक होते हैं, एसिड्स होते हैं, वो होते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड जितने भी होते हैं वो बेसिक होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड ये सब बेसिक होते हैं नेचर में। नेचर में कैसे होते हैं, सॉरी नेचर में एसिडिक होते हैं, और वैसे ही मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। तो जब हमने एसिड और बेसिक नेचर वाले एक मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट करवाया तो हमारा सॉल्ट और H2O ही बनेगा, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, हम सबको पता है। तो इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। एक एसिड हमारा वही पुराना एसिड NaCl, इस बार हम कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं CeO। तो ये फॉर्म करेगा कैल्शियम क्लोराइड और साथ में H2O रिलीज हो जाएगा, ठीक है, CaCl2। तो ये था अपना एसिड की सारी रिएक्शन। अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ एसिड्स की, ठीक है, टाइप्स ऑफ एसिड्स, उसमें सारे एग्जांपल आ जाएंगे एसिड के। तो ये टॉपिक मेरा फेवरेट है इसमें, एसिड्स में। एसिड्स बेसिकली हम 3 पैरामीटर्स पे इसको डिवाइड करते हैं, वेदर इट इज कंसंट्रेटेड और वेदर इट इज डाइल्यूट, ठीक है। और एक और होता है वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड और वेदर इट इज वीक एसिड। एक और होता है वेदर इट इज ऑर्गेनिक एसिड, वेदर इट इज मिनरल एसिड, ठीक है। चलो पहले हम इसी को बात कर लेते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत बढ़िया एग्जांपल है। मान लो आपने इसमें 10 ml पानी लिया, ये बीकर है, 2 बीकर है, ये बीकर A, ये बीकर B, दोनों में आपने 10-10 ml पानी लिया है। इसमें आपने ऐड किया 50 ml ऑफ HCl, ठीक है। इसमें आपने ऐड किया 10 ml ऑफ HCl। तो अब आप खुद बताओ कि कौन सा ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा और कौन सा डाइल्यूट होगा। ऑब्वियसली जिसमें हम ज़्यादा एसिड ऐड कर रहे हैं वो कंसनट्रेटेड होगा। तो कंसनट्रेटेड एसिड की डेफिनेशन क्या हुई? इफ वी टेक ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर एंड ऐड मोर अमाउंट ऑफ एसिड देन इट विल फॉर्म ए कंसनट्रेटेड एसिड, ठीक है। और अगर हम वैसे ही दूसरे के डाइल्यूट एसिड की बात करें, इफ वी टेक ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर एंड ऐड लेस एसिड देन इट विल फॉर्म ए डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है। तो ये आई थिंक इस एग्जांपल से आपको डेफिनेटली समझ आ गया होगा कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिकली इनका पीएच होता है 0 to 3 के बीच में, इनका पीएच होता है, मतलब 0, 1, 2, 3 ये इनके पीएच होते हैं। और वीक एसिड के पीएच होते हैं 4, 5, 6 ये इनके पीएच होते हैं। पीएच में हम बाद में देखेंगे, अभी बस याद रखो कि ये इनके पीएच होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? अब मैंने आपको बताया था जब हम इनको पानी में लेते हैं तो ये H+ आयन फॉर्म करते हैं। तो कुछ एसिड जो होते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? जैसे कि अपना HCl हो गया। जब हम HCl को पानी में लेते हैं तो वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, मतलब कंप्लीट एसोसिएट हो जाता है टू फॉर्म H+ आयन। और स्ट्रॉन्ग एसिड में ज़्यादा H+ आयन फॉर्म होते हैं और वीक एसिड में कम H+ आयन फॉर्म होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का बेसिकली क्या होता है, फंडा बताता हूँ आपको। जैसे कि हमने HCl लिया, HCl को हमने पानी में लिया H2O में, तो ये कंप्लीटली आयन हो जाएगा, H+ आयन फॉर्म करेगा। और एक और आयन यहाँ पे H3O लिख लीजिए, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि हाइड्रोजन जो आयन होता है वो बहुत ही मतलब अनस्टेबल होता है और जनरली वाटर के साथ रिएक्ट करके H3O बना लेते हैं और यहाँ पे Cl- आयन फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये जो होता है ना ये कंप्लीटली आयन हो जाता है, मतलब पूरा डिसोसिएट हो जाएगा टू फॉर्म हाइड्रोनियम या हाइड्रोजन आयन, ठीक है। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा और वैसे ही वीक एसिड में कम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होगा। तो डेफिनेशन सुन लो। व्हेन वी टेक, नहीं ये छोड़ दो, इसको ध्यान सुनना, ठीक है। The acids which ionized completely to form large amount of hydrogen ion are called strong acid। और weak acid की definition क्या होगी? The acids
which ionized partially to form less amount of hydrogen ion are called weak acid। तो weak acid का भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारा होगा सिट्रिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है H3COOH, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। जब हम इसको पानी में लेते हैं तो ये फॉर्म करता है H+ आयन और साथ में CH3COOH आयन, सॉरी CH3COON, ठीक है, नेगेटिव। तो ये जो है ना, ये पार्शियली आयोनाइज होगा, मतलब पार्शियली डिसोसिएट होगा, उसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, दो साइड एरो। मतलब इसका क्या मतलब है कि पार्शियली आयोनाइजेशन हो रहा है, ये दोनों अलग इक्वेशन है, इसमें पार्शियली आयोनाइज हो रहा है, इसलिए हम इसको डबल एरो से डिनोट करते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड समझ आ गया होगा अच्छे से। आगे बात करते हैं। अगला है अपना ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे कि प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। और वैसे ही जो एसिड हमें मिनरल्स से मिलते हैं, मतलब मिनरल्स होते हैं ना, अर्थ के मिनरल, अर्थ के क्रस्ट में मिनरल्स होते हैं, उनसे मिलते हैं, उन्हें हम मिनरल एसिड बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल क्या है? एसिटिक एसिड, जो कि विनेगर में पाया जाता है, इसको हम इथेनॉल एसिड भी बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, जो मैंने आपको भी बताया था। एक और इसका एग्जांपल और भी लेते हैं, ऑक्जेलिक एसिड, ये टमाटो में पाया जाता है, टमाटो में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड, जिसको हम प्यार से मेथनोइक एसिड भी बोलते हैं, ये पाया जाता है आंट की स्टिंग में। जब आंट काटती है हमें, तो फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में रिलीज कर देती है। तो अगला एसिड देखते हैं, जो कि सिट्रिक एसिड, जो कि नींबू में होता है। अगला देखते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड होता है कर्ड में या फिर खट्टे दूध में। तो ये तो होगा एग्जांपल ऑर्गेनिक एसिड के। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो पीछे जाओ वीडियो के, पॉज करके स्क्रीनशॉट खींच लो या कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। मिनरल एसिड, मिनरल एसिड की एग्जांपल है HCl। एक और एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड H2CO4। एक और एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड HNO3। एक और एग्जांपल है कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो ये जो तीनों एसिड होते हैं ना, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एक तरह स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? और ऑर्गेनिक एसिड, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं, सारे के सारे वीक एसिड है, सारे के सारे वीक एसिड है। तो मैंने आपको जितने भी एग्जांपल अभी बताए थे, सारे आप वीक एसिड में अगर आए एग्जांपल में लिखने को, तो बिना शक के लिख देना, ठीक है। तो ये तो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये वाला बचा, ये होता है वीक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या है? वीक एसिड। तो ये ओनली मिनरल एसिड विच इज वीक। तो ये इसमें क्वेश्चन काफी बार बनते हैं, विच मिनरल एसिड इज ए वीक एसिड, ऐसे करके कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो उसका आंसर है कार्बोनिक एसिड। याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार मार देता हूँ, 2 स्टार इसको दे दी हमने। अब आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे एसिड डू नॉट शो एसिडिक प्रॉपर्टीज इन इफ दे आर नॉट इन वाटर, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पानी में वो बिना पानी, जब हम उनको पानी में नहीं लेते तो वो हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करते। वो देखते हैं क्यों नहीं करते। तो अब देखते हैं एसिड्स। एसिड्स को यार दोस्तों मैं बताता हूँ, आयोनाइज होने के लिए ना कुछ भी चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। अब वो हवा में आयोनाइज नहीं हो सकती, ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। तो इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते हैं जब हम उनको पानी में नहीं लेते या उनका एक्वा सॉल्यूशन नहीं होता है, तो वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते हैं। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। इसका एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें हम लेते हैं H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, और साथ में लेते हैं सॉल्ट, जो कि है सोडियम क्लोराइड, नमक, कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं इसको। तो हमने इसमें ये दोनों चीज़ ले ली। तो अब ये फॉर्म करेगा HCl, HCl गैस फॉर्म करेगा, HCl गैस फॉर्म करेगा। तो हम क्या करेंगे, इस गैस को यहाँ से ऐसे पास करेंगे ट्यूब से, और यहाँ पे लगाएंगे हम अपना ब्लू लिटमस पेपर। अब ब्लू लिटमस पेपर जब आप यहाँ पे रख रहे हो, यहाँ पे गैस आके गिरेगी, HCl गैस। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो है ब्लू कलर का लिटमस पेपर, इसमें कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा है। अब आप एक और एक्सपेरिमेंट करो। अब आप क्या करो, इसको गीला कर लो,
लिटमस पेपर को गीला करके लाओ, पानी में डिप करके लाओ, मॉइस्चर क्रिएट होगा उसमें, तो फिर आप इस गैस को उसके ऊपर फॉल करवाओ, तो आप देखो कि कलर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो एसिड्स है वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी पानी में ही दिखाते हैं, विदाउट पानी वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाएंगे, ठीक है, ये बात अपने दिमाग में बैठा के रखना। अब मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई थी कि जब मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, तो उसका भी एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। एसिड प्लस मेटल फॉर्म्स सॉल्ट प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। तो अब इस हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा है, हमें कैसे पता लगेगा? तो हम एक बीकर में लेते हैं HCl और साथ में कोई मेटल लेते हैं, जिंक ले लेते हैं, तो हमें पता है कि वो जिंक क्लोराइड बनाएगा, तो जिंक क्लोराइड तो इसी पानी में रह जाएगा, और बाकी की जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी हम उसको पास करेंगे सोप वाटर से। इस बीकर में हमने सोप वाटर लिया है, साबुन का पानी, तो इसमें से जब हाइड्रोजन गैस निकलेगी ना तो बबल के फॉर्म में निकलेगी, मतलब यहाँ से बबल निकलेंगे, उनके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी होगी, इसलिए हम इसको सोप सॉल्यूशन से पास करवाते हैं ताकि हमें बबल मिल जाए। और फिर आप क्या करो, यहाँ पे एक लाइटर लाओ और इनके पास ले जाओ, बबल्स के पास, तो आप देखो कि वो एक साउंड बना के मतलब एक्सप्लोज हो रहे हैं, फट रहे हैं, तो वो जो साउंड है ना वो हाइड्रोजन गैस बनाती है, वो हमें पता है। तो इसी से पता लगता है कि जो एसिड प्लस मेटल है उसमें हाइड्रोजन गैस अपनी रिलीज हो रही है। और वैसे ही मैंने आपको एक और एग्जांपल बताया था कि एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट विल फॉर्म CO2 एंड वाटर एंड सॉल्ट, तो उसका भी देख लेते हैं। CO2 हमें पता कैसे चलेगा कि CO2 निकल रही है या नहीं? यहाँ पे मेटल क्लोराइड ले लिया, आप हाइड्रोजन क्लोराइड भी ले सकते हैं, वो सॉरी कार्बोनेट ले लिया, आप हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ले सकते हैं। ये क्या फॉर्म करेंगे? सॉल्ट फॉर्म करेंगे, साथ में थोड़ा सा पानी फॉर्म करेंगे और साथ में थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। तो अब हम टेस्ट करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड मतलब प्रोड्यूस हो भी रही है या नहीं हो रही है। तो इसमें हमने ले लिया, एक तो ले लिया HCl अपना, हमेशा की तरह हम जैसे कि HCl लेते आ रहे हैं, इस बार में हम HCl ले लेंगे। ये हमारा एक बीकर हो गया, इसमें हमने ले लिया HCl और इसमें हमने ऐड किया मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट में आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैं ले लेता हूँ Na2CO3 ले लेता हूँ। जब ये फिर हमें पता है कि CO2 फॉर्म करता है, तो हम उसको एक टेस्ट करेंगे, तो इसमें जोन सी भी गैस निकलेगी ना हम उसको पास करेंगे लाइम वाटर से। लाइम वाटर या स्लेट लाइम बोल सकते हैं, इसमें बड़ा है लाइम वाटर या स्लेट लाइम, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH2। जब हम इसमें पास करेंगे ना इसको, तो आप देखोगे कि ये जो लाइम वाटर है ये पहले ट्रांसपेरेंट होता है, उसका कलर मिल्की हो जाता है, मतलब सफ़ेद मेटल हो जाता है। अब सफ़ेद क्यों होता है? मतलब ये होगा ही होगा, ये शो करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है। जब हम एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, ये शो करता है जब लाइम वाटर मिल्की टर्न हो जाता है। तो अब ये मिल्की टर्न क्यों हो रहा है ये बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि हमने CaOH ले लिया, मतलब लाइम वाटर ले लिया, साथ में CO2 जब हमने इसके अंदर डाला तो ये फॉर्म करेगा CaCO3, जिसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन, और साथ में फॉर्म करेगा H2O पानी। तो जब CaCO3 इसने फॉर्म किया तो ये जो CaCO3 होता है ना ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है, वाइट कलर का होता है, और ये वाइट इसी कारण जो ये स्लेट लाइम है वो मिल्की टर्न हो जाता है, मतलब वाइट कलर में टर्न हो जाता है, ठीक है। अब ये तो हमने जब कार्बन डाइऑक्साइड पास की, जब हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो क्या होगा वो देखते हैं। ये COCO3 हमारा बन रखा है, लाइमस्टोन बन रखा है, प्लस थोड़ा सा पानी है। अब इसमें हमने CO2 पास की, क्योंकि एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास हो रही है, तो ये क्या करेगा CaHCO3 बना देगा, ये फॉर्म कर देगा ठीक है, ये फॉर्म कर देगा। इससे क्या होगा, जो मिल्की कलर था ना वो दोबारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो ये था हमारा एसिड पार्ट। अब बात करते हैं बेसिक पार्ट। बेसिस जो होते हैं उनकी भी दो तरह की डेफिनेशन होती है, प्रिमिटिव होती है और एक होती है एडवांस लेवल की। तो प्रिमिटिव डेफिनेशन क्या बोलती है, द सब्सटेंस व्हिच आर बिटर इन टेस्ट आर कॉल्ड बेसिस। तो एसिड कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। पर अब मैं आपको जैसा बोल रहा हूँ कि वो कड़वे होते हैं तो आप खा के मत देख लेना, क्योंकि इसका बेस्ट एग्जांपल होता है कि NaOH, जो कि बहुत ही खतरनाक बेस है, वो भी करोसिव इन नेचर होते हैं, मतलब बेस भी जनरली करोसिव इन नेचर होते हैं। तो एक अब बात करते हैं एडवांस लेवल की।
जैसे कि मैंने आपको बताया था एसिड जो होते हैं वो पानी में H प्लस आयन फॉर्म करते हैं, तो ये फॉर्म करते हैं OH माइनस आयन, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो वो तो हो गई कि अब एडवांस लेवल की डेफिनेशन। तो अब बात करते हैं इनकी कुछ केमिकल रिएक्शन की। तो उससे पहले एक और बात याद रखो कि ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं एज लाइक दी एसिड्स इलेक्ट्रोलाइट्स, और ये होते हैं सोपी इन टच। सोप जो होता है ना वो NaOH से बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि बेस है। सोपी टू टच, सोपी होते हैं टच करने से, इसलिए जब आप साबुन को टच करते हो तो आपको बहुत ही फिसला हुआ लगता है। सोपी का मतलब वही होता है फिसला हुआ, फिसलता रहता है हाथ में। ठीक है, तो अब इनकी रिएक्शन देते हैं। तो बेस जो होता है ना वो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, जैसे कि हमने देखा था एसिड प्लस मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो पर बेसिस की एक प्रॉब्लम है कि वो हर मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते, बहुत ही कम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। तो वैसे ही एक मेटल है हमारा जिंक, NaOH यदि हमने इसको हमने रिएक्ट करवाया जिंक के साथ, तो ये क्या फॉर्म करेगा Na2ZnO। इसको बोलते हैं हम सोडियम जिंकेट, इसको हम बोलते हैं जिंकेट। ठीक है, साथ में थोड़ी सी हाइड्रोजन गैस। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, बेस प्लस मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो हाँ, एक और बात याद रखना कि ये बहुत ही कम मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए कोई भी एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं है ज़्यादातर बेसिस के साथ रिएक्ट करने के लिए मेटल का। और मैंने जैसे कि आपको बताया था मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं नेचर में, वैसे ही नॉन मेटल ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में, और वैसे ही नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड आर जनरली बेसिक इन नेचर, बात याद रखना। तो अपनी अगली देखते हैं केमिकल रिएक्शन। तो वो कहते हैं मेटल प्लस नॉन मेटल बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड H2O। क्या बोला मैंने, मेटल बाहर में मेटल निकल रहा है, बेस है, बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट प्लस H2O। तो यहाँ पे सॉल्ट और H2O बन रहा है, मतलब कैसी रिएक्शन हुई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों हुई, मैंने आपको बताया था नॉन मेटल ऑक्साइड ये एसिडिक होते हैं नेचर में, इसीलिए यहाँ पे एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। एग्जांपल ले लेते हैं NaOH, जो कि बहुत ही फेमस बेस है, इसको हम रिएक्ट करवाने वाले हैं नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, तो जिसका हम एग्जांपल लेते हैं CO2। CO2 के साथ रिएक्ट करवाया तो अब ये एक सॉल्ट बनाएगा। सॉल्ट कौन सा बनाएगा, Na2CO3 सॉल्ट बना दिया इसमें, और साथ में थोड़ा सा पानी बन गया। ठीक है, यहाँ पे वाला सिंबल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड फॉर्म सॉल्ट एंड H2O। अब अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन वही नॉन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाली है, तो उसको मैं कैसे पढ़ूँ, चलो कर देता हूँ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो हम बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं, वो सबको पता होगा। अब बात करते हैं अपने pH टॉपिक की, बेस भी टॉपिक खत्म हो गया, अब बात करेंगे pH। व्हाट इज pH, तो pH एक साइंटिस्ट था सोरेनसन नाम था उसका, तो उसने मतलब pH का आविष्कार किया था, pH स्केल का आविष्कार किया था 1909 में। उसका आविष्कार किसने किया था, सोरेनसन। ठीक है, 1909। तो pH का मतलब क्या होता है, इस E का मतलब होता है पोटेंस, इसका मतलब होता है पावर, जर्मन वर्ड है पावर, और ये H का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन, या हाइड्रोजन बोल सकते हो, हाइड्रोजन H+। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो pH स्केल होता है ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन आयन के, मतलब जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे उतना कम pH होगा, और जितना कम हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा pH होगा। तो अब आप हमें इससे क्या पता लगता है, हमें इससे ये पता लगता है कि एसिडिक जो होंगे उनका pH कैसा होगा, लो pH होगा, और जो बेसिस होंगे उनका pH कैसा होगा, हाई pH। तो अब देखते हैं pH बेसिकली क्या होता है। pH एक स्केल होती है जिसमें 1 to
सॉरी 0 to 14 तक नंबर लिखे होते हैं, और ये डिफरेंट कलर देते हैं जब ये एसिडिक और बेसिक मीडियम में लेते हैं। तो इसका देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 10 11 12 13 और ये 14, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिखे जाते हैं पूरे 14 नंबर तक इनका पीएच होता है। ये पहले के यहाँ पे 7 है, 7 अपना मेन नंबर है जो कि है न्यूट्रल नंबर, मतलब जितने भी न्यूट्रल सॉल्यूशन होंगे वो 7 होगा उनका पीएच। तो 0 to 6, इनफैक्ट 6 भी नहीं, 6.99 तक जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो सब एसिडिक होंगे। और उसके बाद 7 के बाद जितने भी हैं 7 मतलब 8 9 10 11 12 13 14, तो ये सारे कैसे होंगे, बेसिक होंगे। इनफैक्ट 7.11 विल बी आल्सो ए बेसिक सॉल्यूशन। तो आपको पीएच समझ आ गया होगा। पीएच को मैंने बताया डिफरेंट कलर देता है, डिफरेंट मतलब जिनका पीएच होता है। तो छोड़ो उस टॉपिक को, हम अगले टॉपिक में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात एक बहुत ही स्पेशल बात है। तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर ना, ये एक मिक्सचर है, मतलब इसमें हमने काफ़ी सारे इंडिकेटर्स लिए और उनको मिला दिया, लिटमस मिलाया, मिथाइल मिलाया, फिनोल्फथालीन मिला दिया, मतलब सब मिला के हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया है। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो पीएच पे बेस्ड है, मतलब पीएच के प्रिंसिपल पे काम करता है, पोटेंस हाइड्रोजन आयन के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो अब देखते हैं काम कैसे करता है। अब इसका फ़ायदा क्या है, मतलब ये हमारे पास पहले से ही इतने सारे इंडिकेटर थे, तो उसमें इसका क्या अहमियत है। ये हमें बताता है कि वेदर ए सब्सटेंस इज स्ट्रॉन्ग एसिड और ए स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर वीक एसिड या फिर वीक बेस। तो अभी तक हमने जितने भी देखे थे वो सब बस हमें ये बता रहे थे वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक, हमें ये नहीं बताए थे कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्या करता है, ये भी बताता है कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है। तो अब देखते हैं, पहले अपना पीएच लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हमें पता है कि 0 to 3 तक जितने भी पीएच होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड के पीएच होते हैं, 4 to 6 तक जितने पीएच होते हैं वो वीक एसिड के होते हैं पीएच, 7 न्यूट्रल, 8 to 10 हमारे होते हैं वीक बेस, और 11 to 14 होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो ये है ये क्या करेगा, कलर देगा, डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट कलर देगा, ठीक है। वो देखते हैं, ये रेनबो कलर लिख लो यहाँ पे, विबग्योर, VIBG योर, Y और R, विबग्योर। तो अब आप समझ रहे हो कुछ, मतलब अगर 13 और 14 होगा पीएच तो वायलेट कलर आएगा, 11 और 12 होगा पीएच तो इंडिगो कलर आएगा, 9 और 10 होगा तो ब्लू आएगा, 7 और 8 होगा तो ग्रीन कलर आएगा, 5 और 6 आएगा तो मतलब येलो कलर होगा, और 3 और 4 कलर आएगा तो ऑरेंज होगा, 1 और 2 कलर आएगा और 0 भी आएगा तो वो रेड कलर होगा। मतलब अगर आप यूनिवर्सल इंडिकेटर में किसी सॉल्यूशन को लेते हो और वो रेड कलर में चेंज हो जाता है, तो मतलब उसका पीएच किसके बीच में लाई करेगा, 0 1 2 में से किसी एक का हो जाएगा वो रेड, मतलब इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, वो सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर 3 और मतलब ऑरेंज कलर में टर्न हो जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो मतलब 3 और 4 है, वैसे ही मैंने आपको बता दिया। और मेन होता है कि अपना ये ग्रीन, अगर आपको दिया है कि कोई यूनिवर्सल इंडिकेटर में सॉल्यूशन लिया है हमने और वो ग्रीन टर्न हो गया, तो आपको बोलना है कि उसका पीएच 7 है और वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। हम इसमें जनरली 8 कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा कलर का वो आता है, जैसे कि यहाँ पे आपका रेड आया, प्योर रेड आया, बहुत डार्क रेड आएगा, यहाँ पे लाइट रेड आएगा, यहाँ पे थोड़ा ऑरेंज रेड आएगा, यहाँ पे थोड़ा येलो, फिर प्योर ऑरेंज आएगा, फिर यहाँ पे थोड़ा येलोइश ऑरेंज आएगा, फिर यहाँ पे येलो आएगा, फिर यहाँ पे थोड़ा ग्रीनिश येलो आएगा, ऐसे ऐसे चलते रहता है, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम जैसे कि रेनबो देखते हैं ना, कलर की डेंसिटी कम होती जाती है, जैसे रेड के ऊपर थोड़ा मतलब पहले स्टार्ट होगा डार्क रेड से, फिर डार्क रेड के ऊपर लाइट रेड, फिर ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। तो वैसे ही इसका सेम प्रिंसिपल है। यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर खत्म हो गया। अब देखते हैं पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच इन
इसका क्या मतलब है, पीएच हमारी रोजी जिंदगी में, अब इसका बेस्ट एग्जांपल है एसिडिटी। जब हमारे पेट का पीएच अनबैलेंस हो जाता है तो हमें एसिडिटी हो जाती है। मतलब मान लो कि आपने ज़्यादा एसिडिक खाना खाया तो आपका पेट में भी हमें पता है HCl रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। तो उसका क्या होता है, हमारी बॉडी में पीएच का बैलेंस बिगड़ जाता है और उससे हमें एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी को हमें अगर सही करना है तो हम कैसे सही कर सकते हैं, हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका फॉर्मूला होता है MgOH, ये एक बेस है। तो एसिड और बेस मिलके बना देंगे सॉल्ट और वाटर, जिससे हमें एसिडिटी से रिलीफ हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जगह आप बेकिंग सोडा भी ले सकते हो जो कि एक बेस है, बेकिंग सोडा, सोडा, ठीक है, NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है। ये हम देखेंगे आगे सॉल्ट में NaCl में, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी इसके बारे में बस इसका फॉर्मूला जान लो कि ये NaHCO3 होता है इसका फॉर्मूला। और अगला एग्जांपल है कि जैसे कि पीएच चेंज कैन कॉज टूथ डिके। जो भी टूथ डिके होता है ना, हमारा दांत खराब होता है, दांत में काला सा धब्बा पड़ जाता है, तो वो होता है वो होता है पीएच के अनबैलेंस से। मतलब आप ज़्यादा शुगरी फूड खाते हो तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस शुगरी फूड को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं और वही एसिड हमारे टूथ के इनेमल में लग के उसको करोड़ कर देता है। वैसे जो हमारा जो टूथ होता है ना, वो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज़ दी हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, पर फिर भी वो एसिड इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है कि उसको करोड़ कर देता है और हमारा दांत खोखला हो जाता है, मतलब काला सा हो जाता है, यहाँ पे काला काला बन जाता है। ठीक है, तो वो टूथ डिके को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। टूथ डिके बेसिकली जब होता है, जब हमारा माउथ का पीएच हो जाता है 5.5, मतलब एसिडिक पीएच जाता है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, रेगुलर ब्रशिंग, कोलगेट से ब्रश करके। कोलगेट में बेस होता है जो कि टूथ डिके से हमें प्रिवेंट करता है। शुगरी फूड को अवॉइड कीजिए, नो टू शुगर। ठीक है, तो ये सब थे टूथ डिके से बचने के तरीके। आगे देखते हैं पीएच के और क्या यूजेस हैं। पीएच का अगला यूज है एसिड रेन। एसिड रेन तब होती है जब पानी, जो बारिश होती है, वो एसिड्स के साथ मिलके गिरती है धरती पे या फिर ओशंस में। तो जब ये ओशंस में गिरती है तो वाटर का पीएच, मतलब ओशन का पीएच बिगाड़ देती है, मतलब डिक्रीज कर देती है पीएच, जिससे वाटर भी एसिडिक हो जाता है और उसकी वजह से काफ़ी सारे एक्वेटिक एनिमल्स डाई होते हैं। और जैसे फैक्ट्री से जो वेस्ट आता है वो भी जनरली एसिडिक ही होता है और उसी की वजह से मछलियाँ मर जाती हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वाटर में हम ऐड करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ताकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो और पानी का जो पीएच है वो दोबारा न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, तो ये था एसिड रेन। अगला होता है अपना जो फार्मर लोग से रिलेटेड होता है, पीएच ऑफ सॉइल। तो सॉइल का जब पीएच डिसमेंटल होता है तो वेदर इट विल बी एसिडिक और बेसिक। जब एसिडिक होता है तो हम क्या करते हैं, फार्मर लोग बड़े परेशान होते हैं क्योंकि फसल उगती नहीं है एसिडिक सॉइल में। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो चॉक मिलाते हैं, चॉक मिला देंगे, CaCO3 मिला लेंगे या फिर स्लेट लाइम मिला लेंगे, CaOH, बेस हैं ये सब। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो पीएच होता है सॉइल का वो मेंटेन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है और फिर बढ़िया मस्त वाली फसल उगाते हैं किसान लोग। अगला देखते हैं, हमारी बॉडी का पीएच होता है वो लाई करता है 7 to 7.8 तक। ये बात याद रखना, इसमें मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस नॉर्मल सी बात बताइए आपको। आगे देखते हैं, अब देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे अपनी पार्ट 1 ख़त्म हो गया। एक्चुअली तो मैंने पूरा पार्ट बना लिया था, पर फिर क्या हुआ कि फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई रिकॉर्ड होते होते और मुझे पता नहीं चला, तो वो पार्ट अभी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो हम अगले पार्ट में देखेंगे सॉल्ट्स और यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर आपको उसकी नोटिफिकेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
ताकि जब भी वो मैं वीडियो रिलीज़ करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें और आप इसको शेयर कर सकते हैं क्योंकि आजकल लोग कुछ भी यूज़फुल शेयर नहीं कर रहे हैं, सब बेकार बेकार के फेक न्यूज़ आजकल ज़्यादा शेयर हो रहे हैं। तो आप अगर शेयर करेंगे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन या यूज़फुल कंटेंट तो आपकी भी रेप्यूटेशन बढ़ेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।